हेलो फ्रेंड, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं सुरेंद्र कुमार कला और आपके लिए आज क्लास लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का पार्ट नंबर 1 यानी लेसन नंबर 1 विद्युत क्षेत्र। यह स्थिर विद्युतिकी के तहत आता है। स्थिर विद्युतिकी में विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, गाउस के नियम और विद्युत धारिता, ये 4 पार्ट स्थिर विद्युतिकी में आते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, इन 4 पार्टों में केवल स्थिर आवेशों और उनके मध्य लगने वाले बलों का या उन आवेशों के मध्य होने वाले अन्योन्य क्रियाओं का ये अध्ययन करेंगे। इनमें तो सबसे मोस्ट बात यह है कि इन 4 पार्टों में हम क्या बात करने जा रहे हैं, स्थिर आवेशों के तहत होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप बने रहिए, हम पार्ट नंबर शुरू करते हैं। 1 विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हम स्टार्ट करेंगे। यह आता आपका स्थिर विद्युतिकी के तहत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिर विद्युतिकी के। स्थिर विद्युतिकी क्या है? स्थिर विद्युतिकी स्थिर विद्युतिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिससे प्रतीत हो रहा है कि स्थिर, जिसमें स्थिर आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। क्या कह रहा है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत है, यानी उसमें, उस शाखा में स्थिर आवेशों, स्थिर आवेश और उन आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। या आप दूसरे शब्दों में बोलना चाहो तो इसी परिभाषा को आप इस तरीके से बोल सकते हो कि भौतिक विज्ञान या भौतिकी, भौतिकी भी लिख सकते हैं भौतिक विज्ञान को, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसके अधीन स्थिर आवेशों या स्थिर आवेश तथा उनके
मध्य क्रियाशील आकर्षण प्रतिकर्षण के बल, क्रियाशील बलों को कोष्टक में लिखना, आकर्षण व प्रतिकर्षण का अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है या उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब दोनों परिभाषाओं को आप सही से बोलो, थोड़ा ही फर्क है, दोनों एक ही है। क्या है? स्थिर वैद्युतिकी में यहाँ पे हमने बोला भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, यानी भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें, ऐसा भी लिख सकते हैं, जिसमें स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। दूसरे हम इसी को इस तरीके से बोल सकते हैं, भौतिकी या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें या जिसके अधीन स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य, किनके मध्य? उन आवेशों के मध्य क्रियाशील बलों, और आवेशों के मध्य कौन से बल लगेंगे? आकर्षण का बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण का बलों, यानी वो कौन से बल? आकर्षण व प्रतिकर्षण का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ये हमारे बात है, स्थिर वैद्युतिकी की क्या है? परिभाषा है। इस परिभाषा के बाद हम बात करेंगे आगे आवेश और आवेश की उत्पत्ति। ये तो क्या हुआ हमारे पास? स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा हो गई, और उसके बाद में हम बात करेंगे आगे की जो हमारे पास पॉइंट है या बिंदु है, उस पे आवेश और आवेश की उत्पत्ति। आवेश व आवेश की उत्पत्ति। क्या आवेश क्या है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसके लिए हमारे को समझना होगा कि जैसे हम सर्दियों में खड़े रहते हैं और अपने दोनों हाथों को जल्दी जल्दी रगड़ते हैं और रगड़कर अपने चेहरे पर उसे लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने हाथों को जैसे ही रगड़ते हैं तो हाथों के हथेलियों के मध्य क्या होता है? घर्षण बल होता है। घर्षण बल होने के कारण क्या होता है? विद्युत उत्पन्न होती है, जिसके कारण हमारे हाथों को क्या होती है? आवेशों से ऊर्जा प्राप्त होती है, और हम यहाँ पे लगा देते हैं, हमारे शरीर को क्या होती है? गर्मी प्राप्त होती है। उसी प्रकार क्या है? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या घर्षित किया जाता है। रगड़ा जाता है या घर्षित किया जाता है, एक ही चीज है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन वस्तुओं के निकाय को क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके उपरांत क्या होता है? एक वस्तु के बाह्यतम कोश यानी संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु के बाह्यतम कोश में स्थानांतरित हो जाता है। एक वस्तु के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु के बाह्यतम कोश में स्थानांतरित हो जाता है, जिसके उपरांत जो वस्तु आवेश ग्रहण करती है वह ऋणाग्राही या ग्राही हो जाती है, यानी उसे ऋणावेशित कहते हैं। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उसे दाता या फिर धनावेशित कहते हैं। तो इससे हमें मालूम चला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनावेशित और ऋणावेशित। और आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। तो इसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? देखो, जब दो वस्तुओं या वस्तुओं को भी लिख सकते हैं, जब वस्तुओं या दो वस्तुओं को
आपस में रगड़ा जाता है तो वस्तुओं के इस निकाय को ऊर्जा प्राप्त होती है। इस निकाय को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है रगड़ने से। वो ताप के रूप में मिलती है, गर्म होते हैं तो ताप ही ऊर्जा, तो ऊर्जा प्राप्त होती है जिसके फलस्वरूप एक यानी पहली वस्तु की बात करें, एक वस्तु के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु के बाह्यतम कोश में स्थानांतरित हो जाता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है या निष्कासित करती है उसे दाता कहते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन देती है उसे दाता कहते हैं। तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसे ग्राही कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लेती है उसे तो ग्राही कहती है, और जो इलेक्ट्रॉन देती है उसे दाता कहते हैं। यह ध्यान रखना। जिसके कारण जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है उस पे धनावेश तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन रहती है उस पे ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। जिसके कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली वस्तु पर क्या होगा? धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली वस्तु या ग्राही वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अब इससे हम क्या सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। अतः स्पष्ट है कि आवेश
दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो प्रकार का? एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। यानी धन आवेश और ऋण आवेश, ये दो आवेश होते हैं। और आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। तथा आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होती है। कैसे मालूम चला? हमने कहा दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं तो वस्तुओं के इस निकाय को क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा के उपरांत क्या होते हैं? उन वस्तुओं के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उत्तेजित होते हैं और उत्तेजित होकर संयोजी बाह्यतम कोश यानी संयोजी कोश दूसरे वस्तु के संयोजी कोश में चले जाते हैं। जिससे जो वस्तु इलेक्ट्रॉन करती है, ग्रहण करती है, उस पर तो क्या आ जाता है? ऋणावेश। और जो इलेक्ट्रॉन देती है उस पर धनावेश। यानी ये आवेश किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के देने लेने के कारण। एक इलेक्ट्रॉन दे रही है जिस पर धनावेश और एक इलेक्ट्रॉन ले रही है उस पर ऋणावेश। इसलिए इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण क्या होता है? आवेश की उत्पत्ति होती है। यह ध्यान रखना है हमारे को, ये हमारे को ध्यान रखना है। तो हम क्या लिखेंगे? अतः आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण या आदान प्रदान के कारण होती है। ये ध्यान रखना है, ये मेन पॉइंट है आपका। आवेश की उत्पत्ति किस कारण होती है? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? धनावेशित और ऋणावेश, दो प्रकार के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आवेश के गुण के। आवेश के कौन कौन से गुण हैं? आवेश के गुण। आवेश क्या होती है? क्वांटीकृत राशि होती है। आवेश क्या होती है? क्वांटीकृत राशि होती है। क्वांटीकृत राशि का मतलब है ऐसी भौतिक राशि जो हर संभव मान को ग्रहण नहीं करती, उसे हम क्वांटीकृत राशि कहते हैं। तो पहला आवेश का गुण, आवेश क्वांटीकृत राशि है। आवेश क्या है? क्वांटीकृत राशि होती है या है। क्वांटीकृत राशि किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा है कि ऐसी भौतिक राशि जो हर संभव मान को ग्रहण नहीं कर पाती, उसे क्वांटीकृत राशि कहते हैं। तो यहां पे लगा देता हूं मैं, अर्थात उसकी परिभाषा ऐसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि जो हर संभव मान ग्रहण करने में असमर्थ होती है। ग्रहण करने में असमर्थ होती है, उसे क्वांटीकृत राशि कहते हैं।
क्वांटीकृत राशि कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो क्वांटीकृत क्या है। ये क्या कह रहा है, पहला हम आवेश का गुण कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं आवेश क्या होती है, क्वांटीकृत राशि होती है, अर्थात ऐसी भौतिक राशि, ये भौतिक राशि है, ऐसी भौतिक राशि जो हर संभव मान ग्रहण करने में क्या होती है, असमर्थ होती है, या हर संभव मान ग्रहण नहीं कर पाती, उसको क्या कहते हैं हम, क्वांटीकृत राशि या क्वांटीकृत भौतिक राशि कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब जैसे आवेश का मान क्या हो, +-1 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से +-2 इलेक्ट्रॉन, +-3 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से +-n इलेक्ट्रॉन, ये इस प्रकार से हम, तो ये ग्रहण करने में क्या है, समर्थ है। n का मान क्या है, n का मान है +-1, +-2, +-3, +-4 डैश 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 +-n तक, ये n का मान है, यानी हम n का मान ले रही है, और इलेक्ट्रॉन ये है ही अपना, तो हम यही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पूर्ण मान को ग्रहण करती है, अब पूर्ण मान को ग्रहण नहीं करती। अब इसे तो समर्थ है, लेकिन असमर्थ किस किस में है, असमर्थ, हम कह दे 1.1 इलेक्ट्रॉन नहीं साहब, नहीं ग्रहण करेगी। हम कह दे 0.2 इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण करेगी। हम कह दे 2/5 इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण करेगी, क्योंकि ये पूर्ण मान को ग्रहण करेगी, इसलिए इनको ग्रहण करने में असमर्थ है, लेकिन इनको ये ग्रहण कर लेती है। यानी इलेक्ट्रॉन का पूर्ण मान होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे पूरे मान होने चाहिए। 0 इलेक्ट्रॉन हो वो भी चलता है, तो लेकिन हमारे पास ये टूटे हुए रूप में नहीं होगा, भिन्न के रूप में नहीं होगा, दशमलव के रूप में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। यदि इस रूप में होगा तो उसे वो ग्रहण नहीं करेगी। क्वांटीकृत राशि केवल ऐसे मानों को ही ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण मानों को ही ग्रहण करती है, इसे क्वांटीकृत राशि कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वांटम। क्वांटीकृत में क्वांटम आया ना, तो हम क्वांटम की बात करते हैं, या क्वांटा भी बोल देते हैं उसे। क्वांटम क्या है, देखो क्वांटम वह न्यूनतम राशि या वह छोटी से छोटी राशि जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित किए जाती है, क्वांटम कहलाती है। क्या है, वह छोटी, या न्यूनतम लिख लो, वह न्यूनतम राशि हो गई छोटी से छोटी, वह न्यूनतम राशि जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है, क्वांटम कहलाती है। क्वांटम कहलाती है या एक क्वांटम कहलाती है। क्या, वह छोटी से छोटी राशि या वह न्यूनतम राशि जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। अभी हमने जो बात की थी, एक वस्तु में से दूसरी वस्तु में जाती है तो क्या होता है, आवेश का निर्माण होता है, तो वही है ये छोटी से छोटी राशि। और एक क्वांटम पर आवेश का मान कितना होता है, क्वांटम या एक क्वांटम पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। आवेश का मात्रा कूलम में होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। तो ये
एक क्वांटम पर आवेश का मान होता है। अब हम 2 नंबर इसके लिखते हैं कि इसकी 2 नंबर गुण क्या है आवेश का। आवेश का मात्रा क्या होता है? आवेश अदिश राशि होती है। आवेश अदिश राशि है। आवेश क्या है? अदिश राशि है। किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। यानी कोई निकाय है, उसका कुल आवेश क्या होता है? संरक्षित रहता है, नियत रहता है। आवेश में कोई कमी नहीं होती, तो उससे पर आवेश हमेशा सदैव नियत बना रहता है किसी निकाय पर। ठीक है। आवेश का मात्रक चार नंबर गुण है आवेश का समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। यानी समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है। और असमान प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल लगता है। अब कैसे लगता है? जैसे हमने एक क्या किया, कांच की छड़ है, उसको हमने यहाँ पे इसके साथ में लटका दिया। इस पे आवेश है धन आवेश कांच की छड़। इसके पास में एक दूसरी छड़ लेकर आए, वो भी कांच की छड़ी है। क्या है? वो भी कांच की छड़ी है। इस प्रकार से हम इसके पास लेकर आए, तो इन दोनों में क्या हुआ? ये छड़ तो इस साइड में जा रही है और ये साइड इस साइड में जाएगी, यानी इनमें प्रतिकर्षण होगा। ऐसे हम यदि एबोनाइट की छड़ ले, एबोनाइट की छड़, एक छड़ को तो हमने ऐसे बांध दिया, ये एबोनाइट की छड़ है, इसमें ऋणावेश होता है। इसके पास में दूसरी एबोनाइट की छड़ लेकर आए हम, तो क्या हुआ? ये भी इधर दौड़ी और ये इधर दौड़ी, यानी इनमें भी क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। यहां पे भी क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। यानी समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, यहां पे ये दोनों उतार लिया, उसके बाद में देखो हम इसके पास में एबोनाइट की छड़ लेकर आते हैं। क्या करते हैं? इसके पास में एबोनाइट की छड़ लेकर आते हैं। यहाँ पे हम क्या किया, कांच वाले के पास एबोनाइट की छड़ लेकर आए, प्लस सॉरी ऋणावेश ऋणावेश ऋणावेश। तो ये क्या हुआ? ये छड़ भी इधर आई और ये छड़ भी इधर आई, यानी दोनों एक दूसरे की ओर क्या होती है? आकर्षित होती है। आकर्षित होती है। वो क्या होती है? प्रतिकर्षित। तो समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और असमान आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। ये एक गुण आवेश का ये भी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आवेश पर जो कुल आवेश है किसी निकाय पर, वो कैसे ज्ञात करें। तो किसी निकाय का कुल आवेश Q बराबर होता है NE। Q बराबर क्या होता है? NE। और N बराबर क्या होता है? 1 2 3 4 इस रूप में चलता रहता है। और E क्या है? E तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 × -10⁻⁻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 ⁻
19 कूलाम। ये हम इसमें पुट करके इसका मान निकाल सकते हैं, या इन दोनों में से किन्हीं एक का, दो का मान दे तीनों में से तो एक का मान हम निकाल सकते हैं, या तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों आवेशों की संख्या निकाल सकते हैं या फिर आवेश निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यह कर सकते हैं। अदिश राशि हो गया, और इसमें आवेश 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 दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर है धनावेश, दो नंबर ऋणावेश। ये दो प्रकार के आवेश होते हैं। आवेश की यदि हम विमा के बाद ज्ञात करें तो आवेश का मात्रक कर लो पहले। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, या फिर देखो I बराबर Q अपॉन T होता है। Q का मान निकालेंगे, Q तो आवेश है, I इंटू T होता है। I यानी एम्पियर, T यानी सेकेंड, यानी एम्पियर सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड भी इसका हम क्या कर सकते हैं, मात्रक लिख सकते हैं। तो यहां पे लिख दो, या एम्पियर इंटू सेकंड, ये भी आवेश का क्या होता है, मात्रक होता है। अब बात करते हैं 8वें नंबर पर आवेश की विमा। विमा तो आपने 11वीं क्लास में काफी निकाली है। आवेश की विमा, आवेश की विमा क्या होती है, देखो आवेश का सूत्र होता है Q अपॉन Q बराबर IT, और इससे विमा निकालेंगे। I की विमा A बनती है, और T की विमा जो सेकंड होती है उसकी कैपिटल T। तो हमारे पास विमा क्या हो जाएगी, M0 द्रव्यमान है नहीं, लंबाई इसमें है नहीं, और T1 है ना, समय T1 और A1, ये इसकी विमा हो जाएगी आवेश की। तो इस प्रकार से हमने आवेश के बारे में बात की। यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो आप अपने सभी साथियों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और यदि आप एफबी पर है तो हमारे चैनल, हमारे एफबी पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हम इसमें थोड़ी और है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में कल बात करेंगे कूलाम नियम की, और जो इसके बीच में जो विधियां है उन विधियों को हम पास के लास्ट में करेंगे, क्योंकि उनमें थ्योरी है। तो थ्योरी में शुरू में हम पहले डेरिवेशन कर लेंगे, और उसके बाद में हम विधियों को कर लेंगे कि आवेश में जो समान आवेशों में प्रतिकर्षण कैसे होता है, असमान आवेशों में आकर्षण कैसे होता है, वो सभी बातें हम पाठ के अंत में कर लेंगे। कल हम शुरू करेंगे कूलाम नियम से। तो आप बने रहिए, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनते हैं हर लगभग एग्जामों में। तो आप डेली बने रहोगे तो हर क्वेश्चन आपको हमारे नोट्स में से पक्का मिलेगा। ओके, थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही।